देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यहां पर आगे आने वाले चरणों में विधानसभा के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन अब चौथे चरण को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया। 23 तारीख को वोटिंग होगी। अवध की ये लड़ाई है और लखनऊ में भी दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंकी, क्योंकि लखनऊ की सत्ता को पाने के लिए ही तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन चौथे चरण की लड़ाई के ठीक पहले साइकिल को लेकर कैसे जुबानी बमबाजी तेज हो गई है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। चौथा चरण आते आते यूपी चुनाव में आतंकवाद का मुद्दा छा गया। बीजेपी के पास सियासी हमले का ब्रह्मास्त्र आ गया है। अब चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी पर वार लगातार हो रहा है। साइकिल और आतंकी कनेक्शन को जोड़कर तीखा प्रहार हो रहा है। समाजवादी पार्टी को दिया जाने वाला कोई भी समर्थन का मतलब आतंकवाद को और माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देने जैसा है। अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। और मुझे लगता है पहले ही चरण से हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो इस कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। आतंकवाद वाले इन हमलों ने यूपी में चुनावी तपिश बढ़ाई है। 2 दिन बाद चौथे चरण की वोटिंग है और आगे भी बड़ी लड़ाई है। इसी लड़ाई में जीत पाने के लिए बीजेपी ने आतंकवाद और साइकिल वाला मुद्दा उठाया। पीएम मोदी के बयान ने अखिलेश को घेरने का अभियान आगे बढ़ाया। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। पीएम मोदी ने साइकिल का आतंकवादी कनेक्शन जोड़ा तो समाजवादी पार्टी ने इसे देश का अपमान बताया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़कर बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। 3 चरणों के चुनाव में बीजेपी ने मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा उठाया। पश्चिमी यूपी में पलायन के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार बताया। बात आगे बढ़कर 80 बनाम 20 पर आई और फिर चुनाव के बाद गर्मी निकालने को लेकर भी लड़ाई छिड़ी। लेकिन अहमदाबाद ब्लास्ट केस के आजमगढ़ कनेक्शन से यूपी चुनाव में आतंकवाद वाला मुद्दा छा गया है। साइकिल के बहाने यूपी का चुनावी संग्राम और भी गर्मा गया है। गुजरात के एक न्यायालय ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। और भाइयों बहनों, उनमें से 8 लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया।
पीएम मोदी और बीजेपी के नेताओं के तेवर ने अब यूपी में अगले दौर के चुनावी अभियान की दिशा तय कर दी है। बेरोजगार तमाम नौजवान क्यों पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में, जब आपके पास सरकारी पद है? महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है, जब आपकी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है? और ये छुट्टा जानवर की जो समस्या है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने उसको सुलझाया है ना। आतंकवाद को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी को घेरने की तैयारी कर ली गई है। आतंकवाद वाले इन हमलों के बीच अब अखिलेश ने भी अपना मोर्चा संभाला है। बीजेपी के कामकाज के हिसाब के जरिए इन हमलों की काट निकाला है। बीजेपी का हमेशा जैसे ही चुनाव आता है वो उनका तरीका है काम करने का, कि कैसे सोसाइटी को डिवाइड करें, कैसे हिंदू मुसलमान करें, हर पुरानी नई चीज या सदियों पुरानी चीजों को उखाड़ करके लाएंगे और जनता के सामने रखेंगे। लेकिन आज नौजवान जागरूक है, आज नौजवान नौकरी रोजगार चाहते हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट का एक दोषी यूपी के आजमगढ़ जिले का है, जहां 7 मार्च को आखिरी दौर में मतदान है। ऐसे में साफ है कि आतंकवाद को लेकर यूपी में छिड़ी जंग आखिरी चरण तक जाएगी। सवाल है कि क्या आरोपों वाली ये जंग चुनाव में अपना असर दिखाएगी। मैनपुरी से मौसमी सिंह, सैफई से राहुल श्रीवास्तव और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यौरा। चौथे चरण के चुनावी समर के ठीक पहले पार्टियों की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि सरकार तो वही बना रही है। बीजेपी की ओर से भीड़ देखकर गदगद होकर नेता बयान दे रहे हैं कि 2017 वाला चुनावी प्रदर्शन बीजेपी एक बार फिर से यूपी में दोहराएगी। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अपने दावे हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से कहना है कि चौथे चरण के मतदान के बाद ही समाजवादी पार्टी की साइकिल दोहरा शतक लगा देगी। अपने अपने दावे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अपने अपने बयान हैं। 80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। जबरदस्त घमासान है। तो 3 चरण के चुनावों के बाद नेताओं के बयानों की धार ज्यादा पैनी हो गई है। दोनों तरफ से बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, वो हार रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो हार रहे हैं, हम जीत रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जान रहे कि इनके खिलाफ जनता में 440 करंट चल रहा है, वोल्ट का करंट। सिर्फ इतना ही नहीं है, अखिलेश तो यहाँ तक कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दोहरा शतक लगाने वाली है। हम लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं और पहले दूसरे चरण में ही शतक लगा दिया है और तीसरे चौथे में दूसरा शतक लग जाएगा और बाकी जितने चरण बचेंगे उसमें समाजवादी पार्टी और गठबंधन ऐतिहासिक जीत जीतने जा रही है। तो जैसा दावा समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही भरोसा बीजेपी की ओर से भी दिखाया जा रहा है। अखिलेश जी 7 चरणों के बाद 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, फिर घर की ओर वापस आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो लगभग हर मंच से यही कह रहे हैं कि अब तक के चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले है, विरोधी पस्त पड़ गए हैं। 80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। जो रुझान आए हैं, जनता का जो प्रचंड समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, ये उसका प्रमाण है। इसी तरह अखिलेश भी पलटवार करते हैं। वो कहते हैं 7वें चरण तक तो बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे, भूत। जब ये चुनाव 5वें, 6ठे, 7वें चरण में पहुंचेगा तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे। बाकी सब तो छोड़िए, मंचों से पीएम मोदी ने भी कहा कि बीजेपी जीत रही है और विरोधी ईवीएम को निशाना बनाएंगे। आप देख लेना 10 मार्च को जब चुनाव नतीजे आएंगे ना, तो ये लोग बयान देने वाले हैं। क्या बयान देंगे? हम तो इसलिए हार गए, हमारी जमानत इसलिए जब्त हो गई, ये भाजपा वाले इसलिए जीत गए
कि वो भाजपा का टीका लगाया था तो उनकी उंगली अंदर कमल पर ही जाती थी। वैसे तो पहले दौर के बाद ही यूपी में सरकार बनाने के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, मगर चौथे दौर से पहले अब सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री को लेकर भी बहस छिड़ गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर कहा कि योगी ही चेहरा है और उनके नेतृत्व में जीत के बाद योगी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी जी उपयोगी हैं, योगी जी चेहरा हैं, योगी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, योगी जी के नेतृत्व में लड़ करके प्रचंड बहुमत से वापस आ रहे हैं। इसलिए जो विषय मैंने कहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का है उनसे पूछे तो ठीक है, हमारी पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। आदरणीय योगी जी शानदार ढंग से 5 साल हम लोग मिलकर के काम किए हैं और प्रदेश में कमल का फूल फिर इसीलिए खिल रहा है क्योंकि अच्छा काम हुआ है। और जैसे आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि यह मुद्दा कोई है नहीं है, ये इशू है नहीं, ये सवाल ही नहीं है, तो जो सवाल नहीं उस सवाल को करने का मतलब नहीं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजीलाल सुमन कहते हैं कि योगी का चेहरा बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल खड़ी कर रहा है। योगी और अखिलेश जी का कोई मुकाबला मुख्यमंत्री पद के मामले में नहीं है। पिछली बार बीजेपी को जो एक लाभ हुआ थोड़ा बहुत, वो ये भी था कि बीजेपी ने कोई चेहरा प्रस्तुत नहीं किया था पिछले चुनाव में। उनके 5-6-7 चेहरे थे और जिस गांव में जाते थे पता कर लेते थे किस जाति के गांव में, उसी को मुख्यमंत्री बना देते थे। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और आपका न जाने कितने लोग, जिस आपका केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री। अब योगी जी के नाम पर ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसका भी रिएक्शन है। चौथे दौर में 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद आधी से ज्यादा सीटों का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। 10 मार्च को क्या नतीजा आएगा ये बताना इस बार बेहद मुश्किल हो गया है और इस बीच जीत के दावे हर दौर के बाद उतनी ही ताकत से किए जा रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जनता ने इस बार अपना मुस्तकबिल किसे चुना है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। 9 जिलों की 59 सीटों पर चौथे चरण का रण होगा। आपको बताते चले रोहिलखंड के तराई क्षेत्र और इसी के साथ ही साथ अवध में वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे। लेकिन लखनऊ की लड़ाई भी कैसे दिलचस्प होती जा रही है, अब इस रिपोर्ट में जानिए। न दवाई दे पाए, न इलाज दे पाए, न अस्पताल भेज पाए और ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए। तो जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, वे लोग आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। अब होगा अवध का रण। यूपी में चौथे चरण की चुनावी लड़ाई की सबसे बड़ी रणभूमि राजधानी लखनऊ है। लखनऊ की 9 सीटों पर बुधवार को वोट पड़ेंगे। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ के चिन्हट इलाके में रोड शो किया। तस्वीरें देखिए, खुली गाड़ी पर सवार प्रियंका और उनकी एक झलक देखने को उमड़े कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग। इस भीड़ को क्या प्रियंका वोट में तब्दील कर पाएंगी, इसका पता तो 10 मार्च को मतगणना के दिन ही चलेगा। मेरे ख्याल से जनता ये समझ रही है कि जो राजनीतिक दल उनके सामने आकर धर्म की बातें, जाति की बातें करके उनको बांटकर खुद आगे बढ़ना चाह रही है, आज मेरे ख्याल से जनता समझना शुरू कर रही है कि जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं, इन्हीं पर जवाब होना चाहिए, इन्हीं पर चर्चा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से उम्मीद तो ये है कि जनता ये बात समझे। कांग्रेस पार्टी एक नए राजनीति का विजन लेकर आए हैं। इसमें युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अधिकार, किसान बहनों भाइयों को सुविधाएं देने का और आम जनों को महंगाई से निजात दिलाने की योजना है। हम उधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने आज लखनऊ में थे। केजरीवाल लखनऊ पहुंचे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। एक वो आतंकवादी होता है जो जनता को डराता है और एक वो आतंकवादी होता है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है।
केजरीवाल वो आतंकवादी है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। वो शोले पिक्चर में डायलॉग है ना, जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। चौथे दौर में जिन 59 सीटों पर चुनाव है वो बीजेपी के वर्चस्व वाले क्षेत्र हैं। 2017 में इन 59 सीटों में 50 सीटों पर बीजेपी विजयी रही थी। समाजवादी पार्टी को 4, बीएसपी और कांग्रेस को 2-2 और अपना दल को 1 सीट मिली थी। अगर चौथे दौर में बड़े और चर्चित नामों की बात करें तो योगी सरकार के 2 मंत्री मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं। शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से है। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आई विधायक अदिति सिंह रायबरेली से चुनावी मैदान में हैं। प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व संयुक्त सचिव राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लखनऊ राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा चौथे चरण का चुनाव उनकी सियासी साख से भी जुड़ा हुआ है। भारत को जो आंख दिखाने की कोई कोशिश करेगा तो भारत के अंदर वह ताकत है कि हम बाउंड्री के इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत हुई तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लोगों को बात समझ में नहीं आती है, नहीं आती है। राहुल जी तो हमारे सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और साहस पर सवाल या निशान लगा देते हैं। बीजेपी ने भी पूरा दमखम लगा दिया है कि किसी भी हाल में यहाँ जीत दोहराई जाए। भाइयों बहनों, हमारा बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता है, इसके चित्र वाले चित्र की छाती पे भी चढ़ करके रगड़ने का काम नहीं करता है, क्योंकि वे प्रदेश को लूटते थे, गरीबों को लूटते थे और इसीलिए तय किया है बुलडोजर सड़क भी बनाएगा, एक्सप्रेस हाईवे भी बनाएगा और भ्रष्ट और बेईमानों की संपत्ति को फिर से वापस सरकार के खजाने में भरने का भी काम करेगा। तो समाजवादी पार्टी की ओर से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। भाषा बदली कि नहीं बदली उनकी? जो दिल्ली से कैंची लेके आते थे और लखनऊ वाले फीता लगा लेते थे, फिर उद्घाटन होता था। बताओ भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? और बुलडोजर बाबा कह रहे हैं हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे हम सो के उठते हैं, हम भी उन पर नजर रखने लगे और अब मैं देखता हूं कभी कभी धुआं उड़ता है उधर से। लखनऊ की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ जीतने वाला दल सत्ता के सिंहासन पर बैठता है। देखना होगा कि अवध का ये रण कौन जीतता है। बाकी 2 दिन बाकी है जब 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदाता अपना फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने के कारण 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग बुरी तरह से बीमार पड़ गए हैं। बड़ी जानकारी आजमगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। जहरीली शराब पीने से 7 की मौत हुई है। 1 दर्जन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यकीनन अब कोशिश यही है कि जिन लोगों की हालत गंभीर है जल्द से जल्द उनकी स्थिति ठीक की जाए, लेकिन जहरीली शराब के कारण 7 लोगों की जान चली गई। उधर आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही हैं। रांची की सीबीआई अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में, जबकि 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तिहत्तर साल के लालू यादव के मुकद्दर में एक बार फिर से अदालत ने जेल की जंग लगी दीवारें लिखी हैं। एक बार फिर से कानून का हथौड़ा लालू यादव के भ्रष्टाचार पर चला है। चारा घोटाले के 5वें और सबसे बड़े डोरंडा कोषागार केस में लालू यादव को अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इस केस में लालू यादव पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया है। लालू के वकील ने बताया कि आगे बेल के लिए अर्जी दी जाएगी, लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ सेंटेंस सुनाया जाना था, वही है, उनको सेंटेंस सुना दिया गया है, 5 साल की सजा दी गई है
और 60 लाख रुपए जुर्माना अनाउंस किया गया कोर्ट के द्वारा। आप लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है? नेक्स्ट ऑप्शन हाईकोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब करीब कंप्लीट कर लिए हैं। रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने लालू यादव को इस केस में 15 फरवरी को ही दोषी ठहराया था और अब इस केस में लालू को 5 साल की सजा दी गई है। लालू यादव की सजा का ऐलान होते ही सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। बीजेपी जेडीयू ने लालू यादव पर हमला बोला, वहीं कांग्रेस ने उच्च अदालत से राहत की उम्मीद जताई। आज कोई यह समझे कि हम घोटाले करके और निकल जाएंगे, यह संभव नहीं है। और लालू जी ने उस जमाने में जिस तरह के कार्य किए थे, जब ये सब संख्या कोई सोच भी नहीं सकता था, उतना बड़ा घोटाला करना, और जिस ट्रेजरी की हैसियत 10 करोड़ की नहीं थी साल में पैसे की, वहाँ से 139 करोड़ रुपए जब आप निकालते हैं तो जाहिर बात है कि आपका जो हश्र होना है वही हुआ है। माननीय लालू प्रसाद जी पहले से दोषी और सजा याफ्ता राज्य के विभिन्न कोषागारों से, चाहे वह झारखंड हो या बिहार हो, अवैध रूप से राशि की निकासी किया तो स्वाभाविक है, सजा तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो सामाजिक न्याय का तथाकथित पाखंड, संपत्ति सृजन जैसा गुनाह राजनीति में किया तो न्यायपालिका के द्वारा जो सजा दिया गया है वह न्यायिक क्षेत्र का मामला है, लेकिन भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। मुझे आशा है कि ऊपरी अदालत में लालू जी को राहत मिलेगी।